अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो चैप्टर 17 का जो है पार्ट 3 देखेंगे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, दो टॉपिक्स हमारे रहते हैं इसमें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड हिस्टैरिसीस लॉ। इन दोनों को हम जो है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको आपने अंडरलाइन करना, और ये बड़ी अहम लाइंस हैं कुछ जो मैंने सेग्रीगेट की हैं इसके अंदर से। आल मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट्स। देखें एम्पेयर लॉ हमने स्टडी किया था, आपको एम्पेयर लॉ को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं सर्कुलेटिंग लॉ। तो वहाँ पे भी जो है वो डिस्कस किया जाता है किस तरह जो है मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जनरेट होती है। तो ये बेसिकली पहले जो है वो एम्पेयर्स ने जो है वो बता दिया था कि ये जो करंट्स है ना, सर्कुलेटिंग करंट्स, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है वो जनरेट होते हैं, यही जो है वो रीजन बनती है जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म जो है वो आता है। तो तब तक तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं पता था। अब जब हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं पता तो हमें आइडिया नहीं था कि यार ये इसके पीछे क्या है, ये जो करंट्स जनरेट हो रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, पीछे क्या थ्योरी है। तो जब हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया तो दो मोशन हैं इलेक्ट्रॉन्स की, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन, जो कि आपको पता है कि अगर तो चीज जो है वो अपने पॉइंट के इर्द-गिर्द घूम रही है, अपनी ही जो सेंटर है उसके इर्द-गिर्द घूमे तो ये स्पिन मोशन है, ठीक है। और अगर किसी दूसरी चीज के इर्द-गिर्द घूमेगी तो ये ऑर्बिटल मोशन है। दैट इज सिंपल। ये जो दोनों मोशंस हैं ये जब वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जनरेट करती है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज थी। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि मैग्नेटिज्म जो है वो इज ड्यू टू द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लियर हो गया आपको कि अगर एटम के केस में भी आप देखें ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह ये इसके इर्द-गिर्द घूमेंगे, ये ऑर्बिटल मोशन है, और अपना जो इसका पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का उसके इर्द-गिर्द घूमता जाएगा, यानी इस तरह घूमता भी जाएगा और उसके न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द भी घूमता जाएगा, अपने इर्द-गिर्द भी जो घूमना है उसका स्पिन मोशन। इससे जो है ना वो फिर दो चीजें जो है वो निकली। वैसे तो तीन किस्म के सब्सटेंसेस है, एक डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन फिर हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक देखते हैं। फेरोमैग्नेटिक नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी डायमैग्नेटिक में क्या होता है कि जो स्पिन और ऑर्बिटल मोशन थी ना वो उससे ऑब्वियसली मैग्नेटिक इफेक्ट से जनरेट होंगे, वो सपोर्ट नहीं करते थे, कैंसिल आउट कर देते थे इफेक्ट। तो उसके लिए फिर वो हमने कहा कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी वो आपस में जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे। लेकिन डायमैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो सपोर्ट करती है, उसको हम जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते थे। पैरामैग्नेटिक के केस में वो एक दूसरे को फील्ड जो है वो सपोर्ट करती थी, तो उसको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते थे। ये तो कहानी जो है वो यहाँ तक जो है वो आपको आइडिया हो गया। इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ एग्जांपल्स हैं डायमैग्नेटिक की जो है एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इन्होंने। इसमें जो है वो वाटर है, कॉपर है, बिस्मथ, एंटीमनी है। ये पेज 148 पे जो है वो मिड वाला पैराग्राफ है, इसको आपने देख लेना। नेक्स्ट है कुछ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स। कोई एग्जांपल्स आपने देखने नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एक लाइन आपने देखनी है। एनीवे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती क्या है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो है वो मटेरियल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भी ये बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन होता क्या है कि जो एटम्स होते हैं ना, अगर देखें आप, मैं इसको अगर यहाँ पर ड्रा करूंगी, जो एटम्स है इसके अंदर जो है ना वो डोमेन्स है, मतलब इस तरफ मूव कर रहा था वो इस तरफ ये डोमेन्स है। डोमेन्स क्या है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर स्मॉल रीजन्स होते हैं, छोटे छोटे रीजन्स होते हैं जिसको हम डोमेन्स कहते हैं। ये जी डोमेन्स है, इनमें 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 16 जो है वो एटम्स होते हैं डोमेन्स में। एक तो ये पॉइंट आपने जो है वो ध्यान में रखना कि इतने ज्यादा जो है वो एटम्स होते हैं, लेकिन ये इन लाइन नहीं होते, मतलब आप ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, यानी अब तो देख रहे हैं ये रैंडम है, लेकिन मैंने जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रख दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है, इनकी डायरेक्शन जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाती है, इस तरह अलाइनमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट, ठीक है। इसको ये फेरोमैग्नेटिक जो है वो बन जाते हैं। अब एंड पे ये जो दो तीन पैराग्राफ्स हैं फेरोमैग्नेटिक के वजह से बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने इनको पढ़ना भी है कि हर एक डोमेन जो है ना वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यानी उसका नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक तो ये देख लेनी है आपने। फिर उसके अलावा जब हम किसी भी चीज को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एज ए सोलेनॉइड बिहेव करती है, यानी नॉर्थ पोल
पोल जो है वो एज ए होल जो है वो शो करता है, मैग्नेटिक फैक्टर के तौर पे जो है वो बिहेव करता है और एक मैग्नेट जो है वो बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक तो ये पॉइंट है। फिर आयरन की कुछ बात की गई है कि आयरन जो सॉफ्ट आयरन होते हैं वो इजीली जो है वो अरेंज हो जाते हैं, यानी इजीली उनके डोमेन्स जो है वो एटम्स अंदर जो उसके डोमेन्स के एटम्स हैं वो इजीली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो है वो अरेंज हो जाते हैं, तो अच्छी तरह जो है वो इजीली जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। लेकिन स्टील के केस में थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब अभी इतनी जल्दी जो है वो मैग्नेटाइज नहीं होता, इस वजह से काफी ज्यादा जो है वो एनर्जी देनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देनी पड़ती है। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखें कि एज कंपेयर टू आयरन जो है वो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं देनी पड़ती। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हमने देनी है उसको मैग्नेट बनाने के लिए, फेरोमैग्नेटिक जिसको कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी बेसिकली ये कहते हैं। एक तो ये पॉइंट ध्यान में हो गया। फिर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अनदर जो मटेरियल है उसको हम कहते हैं अलॉय या निकोवे, ये भी जो है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की जो है एग्जांपल है। एंड पे उसने बताया कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये अपनी अरेंजमेंट को जो है वो लूज कर देते हैं एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पे, वो ठीक ठाक जब इनको हीट दी जाती है तो एटम जो है ना वो डिसऑर्डरली जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो टेंपरेचर उसको हम क्यूरी टेंपरेचर कहते हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर क्यूरी टेंपरेचर ऑफ आयरन जो है वो above the Curie temperature iron is paramagnetic but not ferromagnetic, the Curie temperature iron is about 750 degrees centigrade, यानी अगर आयरन है ना उसको अगर आप 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हीट करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, यानी आपने हीट किया और टेंपरेचर जो है इससे ज्यादा हो गया 750 डिग्री सेंटीग्रेड, वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। इससे नीचे जो है वो फेरोमैग्नेटिक रहेगा। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अब ये कर्व मैंने बनाई है हिस्टेरेसिस रूल, ये बेसिकली क्या है कि हमने बिहेवियर शो करवाना है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, ये मैंने इसको रख दिया है, इसमें एक्सटर्नल फील्ड या वो अप्लाई की हुई है हमने मैग्नेट के अंदर, तो ये सारी चीजें होंगी, रेंज भी हो जाएगी, तो मैग्नेटिक जो इफेक्ट्स हैं उसके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान जो है वो ग्राफ बना हुआ है। अब अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, अल्टरनेटिव करंट जो है वो हम दे रहे हैं, आपको पता है कि अल्टरनेटिव करंट जो है वो इस तरह जो है वो हम शो करते हैं उसको, पॉजिटिव नेगेटिव पीक, नेगेटिव पीक, पॉजिटिव पीक, ठीक है, इस तरह जो है करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करता रहता है। तो ये जो यहाँ पे शो कर रहे हैं बेसिकली करंट जो है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव पीक में लेके करंट बढ़ रहा है, करंट जो है वो बढ़ेगा, फिर आपको पता है करंट जो है वो जीरो आता है, करंट जो है वो यहाँ पे जीरो पे आ गया, ये यहाँ पे करंट जो है जीरो है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, करंट यहाँ पे जीरो है, ये देखिए ये जीरो करंट इस तरफ ले रहे हैं हम हॉरिजॉन्टली, लेकिन बी जीरो नहीं है, करते करते यहाँ पे करंट जीरो हो जाता है। ये कर्व को पहले समझें, फिर पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा कि पॉइंट्स क्या चीजें हैं। करते करते जो है वो यहाँ पे करंट जो है वो कहीं जीरो हो जाती है, यानी यहाँ पे आता है, फिर नेगेटिव पीक शुरू हो जाती है, फिर ये नेगेटिवली करंट जो है वो इंक्रीज करता करता है, यहाँ पे आता है, ये पीक है, फिर जो है वो डिक्रीज करता है, यहाँ पे आके जो है वो करंट जीरो हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो करंट आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो है वो जीरो होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे तो जो है वो करंट क्या है जीरो है, लेकिन बी जो है वो जीरो नहीं है, इधर भी ऐसे ही है, करंट क्या है जीरो है लेकिन बी जो है वो जीरो नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखिए ये जो सी पॉइंट है, करंट जो है वो जीरो है लेकिन बी, करंट भी जीरो लेकिन बी जीरो है, बी जीरो है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखें तो करंट क्या है जीरो नहीं है लेकिन बी जो है वो जीरो है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि ऑब्वियसली हमने ये y एक्सिस पे लिया, ये x एक्सिस पे लिया, तो y वाला जो क्वांटिटी x पे जो है वो जीरो ही होगी। एक तो ये पॉइंट होगा। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जो सबसे पहले है कि हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, हिस्टेरेसिस इसको हम कहते हैं, फिर सैचुरेशन आ जाती है, फिर रिमेनेंस और रिटेंटिविटी है, फिर कोएसिविटी है और एरियाज ऑफ द लूप। अब ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, जो पोर्शन है O से A आर पोर्शन व्हेन द करंट इट में भी, इसको हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। ये हिस्टेरेसिस है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये करंट जो है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे आके करंट जो है वो जीरो, तो वो यहाँ पे कहता है कि
It may be noted that the value of the flux density for any value of current is always greater when the current is decreasing than when it is increasing. जब करंट जो है वो then when it is increasing, ये थोड़ा ध्यान रखना, जब करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वैल्यू जो बी है वो कम होगी, लेकिन जैसे जो है वो करंट डिक्रीज करता है तो किसी भी पॉइंट पे जो बी की वैल्यू है वो ज्यादा होगी। जब करंट डिक्रीज करेगा तो किसी भी पॉइंट पे बी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट जीरो हो गया, लेकिन बी जीरो नहीं होगा। आर, ये जो आर है यहाँ पे करंट जीरो हो जाता है, मटेरियल जो है वो स्ट्रांगली जो है वो स्टिल जो है वो मैग्नेटाइज्ड रहता है। इसको हम रेमिनेंस और रिटेंटिविटी कहते हैं। ये आप ध्यान में रखो, एक पॉइंट ये हो गया। अब करंट मजीद जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है और सी पे आना है। यहाँ पे आगे जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो जीरो है, यानी मटेरियल मैग्नेटाइज्ड था, हमने उसको डीमैग्नेटाइज कर दिया है। तो डीमैग्नेटाइज द मटेरियल, द मैग्नेटिक करंट जो है इज रिवर्स्ड एंड इंक्रीज्ड टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजेशन टू जीरो। यानी यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो हो गई है। ये लाइनें आपने अंडरलाइन करनी है अच्छी तरह, और करंट जो है वो जीरो नहीं है। तो ये जो पॉइंट है इसको करंट को कोरेसिव करंट कहेंगे और इस पॉइंट को जो है वो कोरेसिविटी कहेंगे। कोरेसिविटी बुक पे मेंशन है, बस सारा रीड कर रहा हूं। अब बुक पे जो है वो दो डायग्राम्स बनी है, एक तो ये ऊपर जो है वो स्टील की बनी है और नीचे जो है वो स्मॉल साइज में जो है वो इस तरह का है। ये आयरन की जो है वो बनी हुई है। आयरन जो है वो अब देख रहे हैं कि ये काफी जो है वो ज्यादा करंट देना पड़ता है, लेकिन ये थोड़े से करंट से जो है वो मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है आयरन। इसमें फिर काफी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। ये स्टील का कर्व आप कंसीडर कर लें, स्टील के केस में ठीक ठाक एनर्जी देनी पड़ेगी, डेसिपेट होगी। लेकिन आयरन के केस में, सॉफ्ट आयरन के केस में जल्दी जो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो जाएगा तो इतनी एनर्जी डेसिपेट नहीं होगी। तो एक तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखें। यानी कहने का मतलब है एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल जो है वो आयरन की जो है वो कम होगी कंपेयर टू स्टील। एक ये पॉइंट भी ध्यान में रखें। ये पूरा जो है वो हिस्टैरिसीस लूप होता है। जो एरिया ऑफ द लूप जो है द मेजर ऑफ एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द स्पेसिमेन ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट। ये आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि जब भी हम एनर्जी देते हैं तो कर्व बनती है, तो वो बेसिकली जो है वो एरिया आता है। वो जो एरिया उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि टोटल कितनी एनर्जी जो है हम दे रहे हैं। तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो यहाँ से आपको फिनोमेना जो है ये बेसिकली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था हमारा जो है वो पार्ट 3 चैप्टर 7 के। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की, इनको आपने अच्छी तरह जो है वो देख लेना। यहाँ से ये शो भी कर रहे हैं आपको। वैसे भी बताया था कि जो हार्ड मैग्नेट है वो उसको अलाइन करना मुश्किल होता है कंपेयर टू सॉफ्ट। तो यहाँ पे ये कर्व भी शो कर रही है कि आयरन जो सॉफ्ट आयरन है जल्दी अलाइन और मैग्नेटाइज हो जाता है कंपेयर टू हार्ड स्टील जो हार्ड स्टील मटेरियल जो है। तो ये चैप्टर 3 था। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे।